हेलो एवरीवन, वेलकम स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम टू वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दीज क्वेश्चंस और द गिवन आंसर्स आर करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि जस्टिस रोहिणी कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज? ए, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, बी, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू ऑफ एमएसपी, सी, सर्विस चार्ज इशू ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड डी, पुलिस रिफॉर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो बेसिकली हमें पता है कि जो हमारी ओबीसीज है उनको 27% ऑफ द रिजर्वेशन आर गिवन, है ना। तो हमने जस्टिस रोहिणी कमीशन को इन द ईयर ऑफ 2017 इस्टेब्लिश किया था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2022 शुरू हो चुकी है, इनफैक्ट हाफ ऑफ द ईयर इज गॉन एज वेल। तो 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस कमीशन को, यानी कि 10 से ज़्यादा एक्सटेंशन से मिल चुकी हैं सो फार। तो इसका काम क्या था बेसिकली कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को हम ध्यान में रखें। अब वो कैसे कि जो 27% ऑफ द रिजर्वेशन मिल रही है बेसिकली हर एक ओबीसी कैटेगरी को इक्वल तरीके से मिल रही है या नहीं, क्योंकि अब हमारे पास ओबीसीज में फर्दर जो है सब कैटेगराइजेशन भी तो है। सब उनमें से उन सब कैटेगराइजेशन में वो 27% का जो बेनिफिट है सभी को इक्वली मिले, बेसिकली इस चीज़ को सेटअप किया गया था या इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक? ए, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, बी, strengthening teaching learning and results for separates program, C, उन्नत भारत अभियान, D, strengthening for providing quality education in madrasas। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टार्स प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक का टुगेदर एक $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा, वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स एंड जो रिजल्ट है इसके ऊपर काम करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो 6 स्टेट्स है जिसको ये टारगेट करेगा, जो कि है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to dragon fruit consider the following statements. First, dragon fruit grows in all kinds of soil and does not require much water. Second, the fruit is considered to be one of the tropical superfoods due to its nutrient richness. Which of the statements given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं सो इट इज़ ग्रोइंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, तो ये यहाँ पे पुअर सॉइल में भी हमें रिच प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, विच इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। इसके अलावा इसे हम ट्रॉपिकल सुपर फूड भी क्यों कहते हैं, ताकि इसकी न्यूट्रिएंट रिचनेस तो है ही है, साथ ही साथ इट इज़ लो इन कैलोरीज एज वेल। सो साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग क्या, क्रॉनिक इलनेस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो बार बार हमें इलनेस होती रहती है तो वो क्रॉनिक इलनेस को भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनाल की भी जो हेल्थ है उसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है एंड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। सो फर्दर ऑल इन ऑल हम इसे ट्रॉपिकल सुपर फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत न्यू कार्स असेसमेंट प्रोग्राम, जिसे हम एनकैप भी बोल रहे हैं, इज करेक्ट? A, it is related to the performance of vehicles with respect to air pollutant emission. B, it is related to the assessment of lithium ion batteries for e-vehicles. C, it is related to the fuel efficiency of the vehicles. D, it provides information about the crash safety of a vehicles. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रैश सेफ्टी ऑफ अ व्हीकल की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। सो एनकैप के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी थी, वो भी की थी, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा फिलहाल। इसके अलावा अब एनकैप मिशन का बेसिकली काम क्या है कि हम अब फ्यूल की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ एमिशंस की भी बात हो रही है। तो वी हैव सीन कि हमारे पास भारत एमिशन स्टेज 4 स्टेज 6 कंटिन्यू अभी फिलहाल चल रहा है एंड साथ साथ ई व्हीकल्स के लिए फिलहाल अलग से ही काम चल रहा है। सो अब यहाँ पे क्रैश टेस्ट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारे पास 3 ऑप्शंस थे बेसिकली उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई काम चल रहा है, बट अब सेफ्टी की बात आती है। रिसेंटली हमने देखा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है अमेंडमेंट भी किए गए कि 6 एयरबैग्स जो है वो कंपलसरी है। सिमिलर वे में अब क्रैश टेस्ट की भी बात हो रही है कि 4 डिफरेंट फेजेस में आपके क्रैश टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे एंड जो नॉर्म्स है बेसिकली वो कौन सेट करेगा इन सबको पास करने के लिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो बेसिकली अब ये टेस्ट जो है उसके नॉर्म सेटअप कर दिए गए। अब इसे कंडक्ट कौन कराएगा इन टेस्ट को, बहुत सारी लैबोरेटरीज हैं पर्टिकुलर वे में उसे सेटअप किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है वो क्रैश टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराएगा। सो बेसिकली अब सेफ्टी की यहाँ पे बात हो रही है ऑफ द यूजर्स कि जो ये टेस्ट पास करेंगी गाड़ियाँ वही अब इंडियन रोड्स पे हमें दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
कि consider the following statements regarding India Plastics Pact sometimes seen in news. First, India Plastic Pact was launched as a collaboration between Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Confederation of Indian Industry. Second, it is a collaborative initiative between businesses, governments and NGOs that aim to transform the current linear plastic system into a circular plastic economy. Which of the above statement is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both of the statements, D, neither of the top. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, क्योंकि जो हमारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है एक्चुअली में कोलैबोरेशन किस चीज़ की है, एनजीओज की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, इन सब का एक कोलैबोरेशन है ताकि जो हमारी प्लास्टिक एमिशंस का हमारा इंडिया में इशू रहता है उसे हम कम कर सके। सो अब प्लास्टिक एमिशंस को कम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो लीनियर चेन चल रही थी प्लास्टिक के रिगार्ड में उसे हमें सर्कुलर चेन में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दे। अब वो कैसे होगा कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल 3 Rs को हम फॉलो करें। इनिशियली हम किसी चीज को प्लास्टिक को यूज कर रहे थे, वी यूज टू थ्रो इट अवे, राइट, तो अब उसे एक लीनियर चेन बोल रहे हैं, बट उसी प्लास्टिक को अगर हम रीयूज, रिड्यूस या रिसाइकल भी बेसिकली कर सके तो वो एक सर्कुलर मोशन में आ जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है फर्दर इट हैज बीन रीयूज। तो एक सर्कुलर मोशन या उस सर्कुलर चेन को हमें इस्टेब्लिश करना है। तो जो प्रॉब्लम है इंडिया की प्लास्टिक की या प्लास्टिक वेस्ट की, ये बेसिकली हमें रिड्यूस करनी है। सो अब इस विजन को, इस टारगेट को, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को इस हमें अलाइन किया है सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स। किसने? एलन मैकार्थ आर्थर फाउंडेशन के जो न्यू प्लास्टिक्स इकोनॉमी है उसकी जो फाउंडेशन है उनके प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हमने इस प्रोसेस को शुरू किया है, इनिशिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following statements correctly define the term of budget debt? A, these are borrowings taken by the center to pay off the liabilities or NPAs of important financial institutions or banks. B, these are the borrowings taken not by the center directly but another public institution on the direction of the government. C, these are borrowings taken by the government to spend on the activities of central intelligence to maintain the secrecy. D, these are borrowings taken by the center for payment of the salaries of constitutional bodies. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अब ऑफ बजट बोरोइंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी भी दूसरी बॉडी को बोलती है कि आप लोन ले लीजिए हमारे काम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए। तो एक तरह से इनडायरेक्ट लोन लेती है यहाँ पे गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू कि एक सेकेंड बॉडी को बोलती है कि आप लोन ले लीजिए हमारे बिहाफ पे। बट अब इसका एक चीज़ है कि जो बोरोइंग्स हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से फर्दर जो है इसका जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या जो पे बैक होता है वो इस सेकंड बॉडी जिसके नाम पे लोन दिया गया है उससे नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से खुद से ही जाता है। सो दिस इज नोन एज ऑफ बजट बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to DRECO, consider the following statements. First, these are thunderstorms that have a higher level of rotation than the tornadoes. Secondly, they mostly occur across central and eastern parts of United States. Which of the statements given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि अब हम टॉर्नेडो से अगर DRECO को करते हैं कंपेयर तो टॉर्नेडो कुछ इस शेप में दिखता है, राइट, इट इज़ रोटेशनल। तो ये एरिया जो है वो कम कवर कर रहा है, बट एक वर्टिकली अगर हम देख रहे हैं अपवर्ड हमारे पास विंड का फोर्स रहता है। बट जब हम DRECO की बात कर रहे हैं तो वो एक लीनियर वे में काम कर रहा है, कवरिंग अ लार्जर एरिया। तो एक तरह से अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की तरह फॉर्म हो जाता है विंड फॉर्म, कवरिंग अ लार्जर एरिया। तो बेसिकली टॉर्नेडो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है करेक्ट, क्योंकि बेसिकली हम इसको देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी एंड रशिया में इनको डॉक्यूमेंट किया गया है। Next question we have is कि Aryabhat 1 was seen in news recently is related to which one of the following? A, it is an Indian satellite that aims to study the solar system. B, it is a new supercomputer that has a capacity of 50 petaflops. C, it is a chipset that will allow artificial intelligence and machine learning apps to perform much better and faster. D, it is a new aerosol that aims to reduce the population of mosquitoes in specific areas.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि आर्यभट्ट 1 की जो फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है बेसिकली, तो एक चिपसेट ही हुआ, राइट, कि चिपसेट है कि जो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्दर जो कोऑर्डिनेशन बेसिकली उसकी बढ़ा देगा। सो इससे क्या होगा, एक बेटर एक फास्टर तरीके से काम किया जा सकता है। तो इसका यूजेस क्या है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी एप्लीकेशंस है, एलेक्सा या सीरी होगी, उनके साथ जो है एक फास्टर तरीके से काम कर पाएगा, यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग हो सकेगी एट अ हायर स्पीड। सो आर्यभट्ट 1 इज विद रिगार्ड्स टू अ चिपसेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements about the line capital of Ashoka of Sarnath. First, it contains one of the major pillar edicts of Ashoka. Second, the edict on its name Ashoka as the king. ठीक है. Third, the edict also contains a Rigvedic phrase Satyamev Jayate. Which of the above statements are correct? A 1 only, B 1 and 3, C 2 only, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही गलत है यहाँ पे। कि जो ये पहली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो मेजर एडिक्ट्स नहीं हैं, माइनर एडिक्ट्स हैं। 12th ईयर ऑफ अशोका का खत्म हुआ था रूल का, तब इन्हें बनाया गया था या इंस्टॉल किया गया था ओनली इन नॉर्थ इंडिया। और जो नन ऑफ द पिलर एडिक्ट है ना, बेसिकली जो पिलर एडिक्ट्स है उसमें अशोका नाम कहीं पे भी नहीं दिया गया, क्योंकि अशोका प्रेफर्ड द नेम दैट इज बिलवड ऑफ द गॉड, जिसको हम देवप्रिय बोलते थे, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जिसे हम पियदसा बोलते थे। तो वो ऐसे ऐसे नाम को खुद के लिए जो है यूज़ किया करते थे, डायरेक्टली अशोका जो नाम उन्होंने यूज़ नहीं किया। एंड साथ ही साथ अगर हम एडिक्ट्स की बात करें, सत्यमेव जयते कहीं पे भी लिखा नहीं गया, इट हैज़ बिन अडॉप्टेड फॉर एन इंडियन एम्बलम। तो न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए था क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग बन रही है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर हमने जो एम्बलम है वो अडॉप्ट करके वहीं पे प्लेस किया था। सो इट वाज कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ I2U2 समिट? First, United States of America. Second, United Kingdom. Third, United Arab Emirates. Fourth, Indonesia. Select the correct answer from the options given below. A 1 and 2, B 1 and 4, C 1 and 3, D 1 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3। तो 1 and 3 में हम देख रहे हैं कौन सी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो I2U2, आई की दो नेशंस इंडिया एंड इजराइल, एंड यू के दो नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो लीडर्स इंडिया, इजराइल एंड UAE एंड US आर सपोज टू डिस्कस व्हाट, के जो फूड शॉर्टेज की बात हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ फ्यूल क्राइसिस जो हो रहे हैं, एक जॉइंट एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, एक ऑनलाइन समिट होगा, वर्चुअल समिट होगा, फर्स्ट वर्चुअल समिट जिसे हम कहेंगे, जो लास्ट ईयर ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई है उसके बेसिस पे ये फर्स्ट वर्चुअल यूनिट होगा। और ये समिट कब होगा, जब बाइडेन की विजिट होगी टू इजराइल एज अ पार्ट ऑफ 4-day टूर टू वेस्ट एशिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि हम्बनतोता पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? A मालदीव्स, B बांग्लादेश, C अफगानिस्तान, D श्रीलंका। तो फेयरली सिंपल ये आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज श्रीलंका। तो हम्बनतोता पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है रिसेंटली, ठीक है। सो अब श्रीलंका में भी सीन के इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गए हैं, बट अब इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ही हम्बनतोता पोर्ट के जो 70% स्टेक हैं बेसिकली श्रीलंका ने दे दिए थे टू चाइना। एंड साथ ही साथ कहा था कि पोर्ट डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना का हमारा हम देखते हैं BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका पार्ट भी हम्बनतोता पोर्ट को बनाया गया था। अब एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि 99 ईयर्स की जो लीज एग्रीमेंट हो गई है विद चाइना एंड श्रीलंका, और जो चाइना है वो इन्वेस्ट करेंगे अप टू 1.1 बिलियन इन द पोर्ट एंड मरीन रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगेन इसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बेसिकली। सो अब नेशनल एसेट्स टू फॉरेन एंटिटीज़ जो है इसको बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं हम्बनतोता के, दे आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेलिंग ऑफ द नेशनल एसेट्स टू द फॉरेन एंटिटीज़ एज वेल, क्योंकि चाइना का अगर हम कहें इंटरफेरेंस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू BRI प्रोजेक्ट। इंडिया ने जो इस प्रोजेक्ट के लिए साफ मना कर दिया था। सो क्यों कहा जा रहा है कि BRI प्रोजेक्ट की वजह से हम कनेक्टिविटी बेटर तरीके से चाइना ज़रूर दे पाएगा, बट अगर हम बात करें मरीन एरियाज़ की या अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट की ऑफ द एरियाज़, तो उससे चाइना के पास बहुत जल्दी एक्सेस बढ़ जाएगा ताकि वो फर्दर नेशंस में इंटरफेयर कर सके, क्योंकि अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स को वहाँ पे सेटअप करेगा बाय मीन्स ऑफ पोर्ट्स। सो दिस वाज द इशू विद रिगार्डिंग्स टू
वायलेंट क्लैशेस श्रीलंका में जो हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हम्बनतोटा पोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ट्रांसमिट गैस फ्रॉम रशिया टू जर्मनी थ्रू A. North Sea, B. Baltic Sea, C. Sea of Azov and D. Black Sea. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाल्टिक सी. तो नॉर्थ स्ट्रीम है पेयर ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, यानी कि पानी के बीच में से ही आती है एंड सप्लाई करती है जर्मनी को गैस थ्रू रशिया अंडर द बाल्टिक सी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to Marburg virus disease, consider the following statements. First, Marburg and Ebola viruses disease are clinically similar to each other. Second, it is a zoonotic disease. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तब हम बात कर रहे हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज, जिसे हम MVD भी बोलते हैं. दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर. कि जो इबोला वायरस है दे बोथ आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ फिलोविराइडे, जिसको हम बोलते हैं, जिसको फिलोवायरस भी कहते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. एंड अब जूनोटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि एनिमल से इंसानों में आए हैं, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इट इज कॉज्ड बाय मार्बर्ग वायरस, जो कि जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक या एनिमल बोर्न RNA है, जिससे अगर हम देख रहे हैं फिलोवायरस फैमिली का, यानी कि इनिशियली एनिमल्स में था जो कि बाद में ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ए, एशियन फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, बी, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, सी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन, डी, डेमोग्राफी रिस्पॉन्सिबल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन ने रिलीज की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2023 इंडिया जो है सरपास कर जाएगा चाइना को टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एंड अर्लियर दैन द ईयर 2027 एक्सपेक्टेड जो था पहले हमें. ठीक है, तो 2023 तक इंडिया जो है सरपास कर जाएगा चाइना की पॉपुलेशन को, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, ये रिपोर्ट ने ले डाउन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि विद रेफरेंस टू रेड पांडा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, रेड पांडाज आर आर्बोरियल एनिमल्स एंड कंसिडर्ड एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर इकोलॉजिकल चेंज. सेकंड, रेड पांडाज आर लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN भी बोलते हैं, इन द रेड लिस्ट. ठीक है. थर्ड, रेड पांडाज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड सर्दर्न चाइना. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? A, 1 only, B, 2 and 3, C, 1 and 3, D, 1, 2 and 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो सी ऑप्शन में वी हैव 1 and 3 स्टेटमेंट्स ओनली. अब कैसे कि रेड पांडाज आर आर्बोरियल एनिमल्स. तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो बेसिकली ट्रीज पे रहते हैं. ठीक है, सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ट्रीज पे रहते हैं. सो दे आर कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्पीशीज ऑफ इकोलॉजिकल चेंज, क्योंकि ट्री फेलिंग हो रही है, इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. सो डायरेक्टली अगर हम देखते हैं, दीज आर कंसिडर्ड स्पीशीज ऑफ इकोलॉजिकल चेंज. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब हमारे पास ये लिस्टेड जो है वल्नरेबल लिस्ट के बेसिस में रेड लिस्ट में नहीं है. रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड बेसिकली कहा गया है इन्हें, एंड जायंट पांडाज हैं उनको भी एंडेंजर्ड लिस्ट में इन द रेड लिस्ट इंक्लूड किया गया है. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इंडिया, नेपाल एंड भूटान में इन्हें पाया जाता है, एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ म्यांमार एंड सर्दर्न चाइना. सो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा. डू कॉमेंट योर स्कोर्स, एंड कोई भी क्वेरी होगी डू कॉमेंट देम एज वेल, वील एड्रेस देम ऑल्सो. थैंक यू सो मच.